हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का। इसके अंदर अपन चार छह धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि छह सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये क्या होता है, ये किन किन पर लागू होता है, और जो फिफ्थ वाला है नियम बनाने की शक्ति, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो जो आप जब स्टडी करोगे तो पढ़ लेना, देख लेना। चलिए शुरू कर। इसका जो फर्स्ट वाली सेक्शन है इसका विस्तार, यानी कि ये कहाँ तक है, तो इस अधिनियम को मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत कहा जाता है। और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। बस इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है, बस जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और इसका पूरा विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसका जो सेक्शन 2 है, यानी कि मुसलमानों पर पर्सनल लॉ का लागू होना, यानी कि जो पर्सनल लॉ लागू होता है वो किन किन संबंध में होता है, कि किसी भी प्रथा या उपयोग के बावजूद बिना वसीयत के उत्तराधिकार के संबंध में सभी प्रश्नों, यानी कि जो वसीयत के उत्तराधिकार के संबंध में जो प्रश्न रहते हैं वो कृषि भूमि से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर, यानी कि कृषि और भूमि से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर बाकी के जो भी वसीयत के प्रश्न हैं वो इसी पर आते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। जिसमें कि महिलाओं की विशेष संपत्ति जिसमें व्यक्तिगत रूप से उचित रूप से विरासत में मिली, या अनुबंध या उपहार, यानी कि अनुबंध या उपहार। अनुबंध वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहते हैं अपन एक दो लोगों से, जो पहला वस्तु लोग अपन को जो वस्तु दान में देते हैं, यानी कि जो देते हैं अपन को। उपहार यानी कि गिफ्ट, जो आपको पता ही है, जो व्यक्तिगत कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्राप्त की गई है। विवाह, तलाक, इला, जिहार, लियान, खुला, मुबारक सहित विवाह का विघटन, भरण पोषण, मेहर, संरक्षिता, उपहार, ट्रस्ट संपत्ति और वक्फ, यानी कि दान और धर्मार्थ संस्थानों और धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती के अलावा यह नियम ऐसे मामलों में जहाँ पक्ष मुस्लिम है, निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये जो इनका काम आएगा, ये अगर मुस्लिम है तो इनका जो भी निर्णय होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा होगा। इसका जो एक संशोधन हुआ था केरल राज्य में 1937 के केंद्रीय अधिनियम 26 की धारा 2 के के स्थान पर एक नई धारा का प्रतिस्थापन उक्त अधिनियम की धारा 2 के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात यानी कि जो धारा 2 है वो मुसलमानों पर व्यक्तिगत कानून का लागू होता है, और किसी भी विपरीत प्रथा के बावजूद बिना वसीयत के उत्तराधिकार के संबंध में सभी प्रश्न में महिलाओं की विशेष संपत्ति, यानी कि ये जो है ये महिलाओं की संपत्ति जो रहती है, विशेष संपत्ति जिसमें विरासत में मिली, या तो संपत्ति विरासत में मिली, अनुबंध हुआ, या उपहार के तहत जो प्राप्त होती है, उसे इसमें विशेष संपत्ति के लिए रखा गया है। और संपत्ति व्यक्ति कानून विवाह विघटन के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत प्राप्त संपत्ति शामिल है। यानी कि इसमें जो विवाह का विघटन होता है, उसमें जो संपत्तियां रहती है वो संपत्तियां, और विरासत में मिली, अनुबंध या उपहार के तहत, और जिन्हें तलाक, इलाज, याद, मुंकर, भरण पोषण, मेहर, संरक्षिता, उपहार, ट्रस्ट संपत्तियां और वक्फ, यानी कि दान और धर्मार्थ संस्थानों और धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती के अलावा सहित विवाह के मामलों में निर्णय के नियम, जहाँ पार्टियां मुस्लिम है वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत होगा। और उसके बाद जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि घोषणा करने की जो शक्ति रहती है वो किसके पास, यानी कि जो वसीयतनामा की जो घोषणा करते हैं उनकी शक्ति किसके पास रहती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित प्राधिकारी को संतुष्ट करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हुआ जो अधिकारी रहता है अगर उसको संतुष्ट करता है, तो वहाँ मुस्लिम होना चाहिए, कि वहाँ एक मुस्लिम है, ये देखिए कि उसे मुस्लिम होना चाहिए। वहाँ भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अर्थ के तहत अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए। यानी कि जो अधिनियम है 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला, उसमें ये बताया गया है कि वही व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम होगा जो बोल सकता है, फिर सकता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, दिवालिया पागल नहीं होगा। उस और वही वही व्यक्ति अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो सी वाला सब क्लॉज है वही कहता है कि उन क्षेत्रों का निवासी है जिन पर यहाँ अधिनियम विस्तारित है, यानी कि वो व्यक्ति उन क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए जिस पर यहाँ अधिनियम लागू होता है। निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करके और निर्धारित अधिकारी के समक्ष दायर करके यह घोषणा कर सकता है कि वहाँ धारा
दो के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जो भी ये लाभ है वो ये व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। और इसके बाद धारा 2 के प्रावधान घोषणाकर्ता और उनके सभी नाबालिग बच्चों और उनके लिए लागू होगा। वंशजों को माने गोद लेने के मामले के अलावा वसीयत और विरासत भी निर्दिष्ट की जा सकती है, यानी कि जहां निर्धारित प्राधिकारी उपधारा 1 के तहत एक घोषणा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी अधिकारी ने जो घोषणा की है अगर उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो व्यक्ति ऐसा कार्यालय में अपील कर सकता है, यानी कि वो व्यक्ति कार्यालय में अपील कर सकता है कि मुझे ये नहीं करना है, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त कर सकती है। और ऐसे अधिकारी यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता घोषणा करने का हकदार है, तो निर्धारित प्राधिकारी को इसे स्वीकार करने का आदेश दे सकता है। यानी कि जो मना करता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो जो आदेश है राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार एक आदेश पारित करेगी और अधिकारी को स्वीकार करने का आदेश देगी। इसके बाद जो धारा 4 है, यानी कि सेक्शन 4, यानी कि जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसके पास है। तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है, यानी कि जो राज्य सरकार है वो इस अधिनियम में जो भी सही नियम बनाने मतलब जो भी नियम बनाना जरूरी होगा उस नियम को ये बना सकती है। और विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, यानी कि उस प्राधिकारी को निर्धारित करने के लिए जिसके समक्ष और वहाँ प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के तहत घोषणा की जाएगी। इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोषणाओं को दाखिल करने और किसी भी व्यक्ति के निजी आवास पर उपस्थिति के लिए भुगतान की जाने वाली फीस निर्धारित करने के लिए और वहाँ समय निर्धारित करने के लिए जिस पर ऐसी फीस देय होगी और जिस तरीके से उन्हें लगाया जाएगा। और जो इसका तीसरा सब क्लॉज है वो है कि इस अधिनियम इस धारा के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, यानी कि इस धारा में जो भी प्रावधान बनाए जाएंगे वो जो है वो राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, यानी कि उन्हें एक अलग से एक जो राजपत्र रहता है उसमें प्रकाशित करना पड़ेगा। और उसके बाद इस अधिनियम में अधिनियमित होने के समान प्रभावी होंगे। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ही वो उनको है जो है अधिनियम को लागू किया जाएगा। उसके बाद इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनते ही राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा, यानी कि इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी राज्य सरकार जो रहती है वो जो भी नियम बनाएगी, यानी कि जो प्रत्येक नियम राज्य सरकार ने बनाया है उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यानी कि नियम बनाने के तुरंत पश्चात या थोड़े बहुत समय में जितना भी कार्यकाल उसे दिया गया होगा उतने समय में वो राज्य विधानमंडल के समक्ष उसे रखेगी। राज्य सरकार ने नियम बनाया है वो पारित होगा और उसे आगे के लिए आगे भेजा जाएगा। और जो 6 वाला सब क्लॉज है ये अधिनियम और विनियमों को निम्नलिखित प्रावधानों को तब तक निरस्त उन नियमों को तब तक निरस्त कर दिया जाएगा जब तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत ना हो, अर्थात कि जो 1827 के बॉम्बे रेगुलेशन की जो धारा 26 है उसमें मद्रास सिविल न्यायालय में अवध कानून अधिनियम, पंजाब कानून अधिनियम, मध्य प्रांत कानून अधिनियम, अजमेर कानून अधिनियम, यानी कि उसे इन सभी धाराओं पर लागू होना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारी एक